फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग इसके जो पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने एक ही वीडियो में पूरे लेसन नंबर 1 जो आपका था, जिसका नाम भारत की अवस्थिति एवं विस्तार था, उसके बारे में हम लोगों ने एक ही वीडियो में पढ़ लिया और वह आपका चैप्टर समाप्त हो। लेकिन इसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर है वह थोड़ा बड़ा है। इसको हम लोग एक वीडियो में नहीं सम्मिलित कर पाएंगे, लेकिन हाँ 2-3 वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो में इसको हम लोग कवर कर लेंगे। यह आपका तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि भारत एक ऐसा देश है जो कहीं से टूट करके आया है। ये जो पूरा भूभाग है ना, या कहीं से टूट करके आकर के इधर से फिर जुड़ गया है, बीच में पर्वत का निर्माण हो गया है। ये सब प्रक्रिया किस प्रकार हुई, कैसे भारत का निर्माण हुआ, भारत में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, मिट्टी कैसी है, इन सब बातों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। हम जब भारत के बारे में सोचते हैं तो भारत के जहां तीनों तरफ जल की बात होती है तो ऊपर की तरफ पर्वत यानी हिमालय की बात बहुत ही सामान्य सी हो जाती है। हिमालय के बारे में जानकारी हमको ये रहती है कि हमारे उत्तर में एक पर्वत है जो हमारे देश की रक्षा करता है, जहां पर हमारे देश के सैनिक तैनात रहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि इस हिमालय का जितना भाग आपके भारत में है उससे कहीं ज्यादा भाग तिब्बत और नेपाल में पड़ता है। हिमालय छोटा मोटा नहीं है, हिमालय बहुत ही बड़ा भूभाग है। साथियों, भारत किसी एक प्रकार की चट्टान से निर्मित नहीं है। भारत में तमाम प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और कहीं पर भी भारत को यह नहीं कहा जा सकता कि भारत मैदानों वाला देश है, पठारों वाला देश है, पर्वतों वाला देश है। ऐसा कुछ नहीं है। भारत में ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी भारत का निर्माण पर्वत, पठार, मैदान इन सबसे मिलकर के हुआ है। जब बात होती है पर्वत, पठार, मैदान की तो शायद कुछ समझने में कंफ्यूजन हो, लेकिन याद रखिए कि जो सबसे ऊंचा उठा भूभाग है उसको हम लोग पर्वत कहते हैं। इस पर एकदम ऊपर नोकीला सा भूभाग रहता है, लेकिन जो पठार होता है वह मेज की आकृति का होता है। यानी वह अगल बगल खाली, लेकिन उसका जो बीच वाला भूभाग है एक मेज जैसा होता है, जबकि मैदान बिल्कुल सपाट होते हैं। मैदान बिल्कुल सपाट होते हैं। जैसे हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं यह मैदानी भूभाग है। और साथियों, भारत में कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कुछ मुलायम है, कुछ कठोर है। जैसे संगमरमर एक प्रकार की कठोर चट्टान है, जिससे तमाम प्रकार की बिल्डिंग जैसे ताजमहल का निर्माण संगमरमर से किया गया है। और किसी भी चट्टान का निर्माण एक निश्चित समय पर नहीं हो जाता है, उसके लिए एक लंबा समय चाहिए होता है। हम लोग आज जिस भूभाग पर हैं, यह सत्य है कि आज यहाँ पर अगल बगल हमारे क्षेत्र में नदियां बहुत कम हैं, लेकिन जो हमारा यह भूभाग बना है यह नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। यानी नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों से हमारे इस भूभाग का निर्माण हुआ है। और जब हम बात करते हैं किसी भूभाग के निर्माण की, तो किसी भूभाग का निर्माण 3 प्रक्रिया में होता है। एक होता है अपक्षय, उसके बाद अपर्दन, फिर निक्षेपण। जैसे आप यहां पर हैं तो यहां पर रह रहे हैं और साथ ही साथ कुछ क्रियाकलाप भी करते रहते हैं। जैसे हवा चलती है तो अपने साथ धूल इत्यादि को उड़ा करके किसी दूसरे स्थान पर लेकर के जाती है और जमा कर देती है। किसी भी जैसे मिट्टी है, मिट्टी को अपने ही स्थान पर तोड़ देना विभिन्न माध्यम से। जैसे पशु चारण के लिए लोग लेकर के जाते हैं तो पशु के पैर से
मिट्टी अपने जगह से उखड़ जाती है, उसको हम लोग अपक्षय कहते हैं। यानी मिट्टी का अपने ही स्थान पर टूट जाना अपक्षय कहलाता है। लेकिन वही मिट्टी जब किसी साधन के द्वारा, किसी भी माध्यम से अपने स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है, तो उसको हम लोग अपर्दन कहते हैं। जैसे हवा अपर्दन का एक माध्यम है, जल अपर्दन का एक माध्यम है, क्योंकि अपने साथ यह अवसादों को लेकर के जाता है। लेकिन जैसे ही वह किसी स्थान पर उसको छोड़ देता है, वह क्रिया निक्षेपण कहलाती है। यानी किसी भी शैल का निर्माण अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाओं से होता है। तो आइए हम बात करते हैं भारत की। भारत इतना बड़ा जो भूभाग दिखता है, आज के हजारों साल पहले पीछे जाने पर यह भूभाग ऐसा प्रतीत नहीं होता था। ना तो यह हिमालय था, ना ही आपका उत्तरी मैदान था। जो आपका भारत है वह कहीं मात्र ऐसे ही अवस्थित था। आपका भारत ऐसे ही अवस्थित था। इतना ही भूभाग था भारत के पास। ये ऊपर का भूभाग पूरा गायब है। और यह भी जो भूभाग है वह अफ्रीका से टूटकर इधर की तरफ प्रवाहित होते हुए आया है। याद रखिएगा, एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसको हैरियस ने दिया है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इन्होंने कहा है पूरा विश्व 6 प्रकार की प्लेट पर निर्भर है। आपका जो महाद्वीप है ना, वह एक प्लेट पर स्थित है। इनके सिद्धांत के अनुसार प्लेट पर स्थित है और निरंतर उत्तर पूर्व की दिशा में गति कर रहा है। यह जो भारत है, उनके अनुसार पूरा प्लेट भारत को लेकर के उत्तर पूर्व की दिशा में गति कर रही है। उत्तर पूर्व की दिशा में गति कर रही है। इनके अनुसार पूरा विश्व 6 प्रकार की प्लेटों पर स्थित है। पहली प्लेट है इंडियन प्लेट, जिसपे आपका भारत है। यूरेशियन प्लेट, इधर जो प्लेटें हैं वह यूरेशियन प्लेट है। अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। इस प्रकार 6 प्लेट पर पूरा विश्व स्थित है। और जब प्लेट उत्तर पूर्व की दिशा में गति कर रही है, तो जो इंडियन प्लेट है इस दिशा में गति कर रही थी और यूरेशियन प्लेट वह दक्षिण और पश्चिम की दिशा में गति कर रही थी। ये दोनों प्लेट, यह जो भारत था, ये दोनों प्लेट आकर के टकराती हैं। और जब कोई भी वस्तु, दो चीजें आकर के टकराती हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वह टूट के उखड़ पुखड़ जाए। ऐसा तो होता है, कुछ खंड टूट जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनके टकराने से बीच का भूभाग ऐसे उठ जाता है। और इनके अनुसार इसी भूभाग को आज हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। इनके अनुसार यही इसी गति से, इसी क्रियाकलाप से हिमालय का निर्माण हुआ। और हिमालय से तमाम प्रकार की नदियां निकलती हैं और नदियां अपने साथ अवसाद लेकर के चलती हैं। और उन्हीं अवसादों से आप जिस क्षेत्र पर हैं, यानी उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। बात समझ में आई? और इसी परिप्रेक्ष्य में दूसरा सिद्धांत है कोबर का भूसन्निध सिद्धांत। कोबर का भूसन्निध सिद्धांत हमको यह बताता है कि पूरा विश्व जो है वह पैंजिया और पैंथालासा में डिवाइड था। पैंजिया और पैंथालासा, और गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड में डिवाइड था। जो आपका यह वाला भूभाग है ना, यह गोंडवाना लैंड का भाग है। मैंने कहा यह अफ्रीका से अलग होकर के इधर की तरफ टूट करके आया है। इनके अनुसार यह गोंडवाना लैंड का भूभाग है और इधर से अंगारा लैंड का भूभाग आकर के टकराता है और किसका निर्माण करता है? उत्तरी मैदान का निर्माण करता है। तो यह भारत के बारे में, भारत का निर्माण कैसे हुआ उसके विषय में थोड़ा इतिहास था।
भारत का निर्माण किस प्रकार हुआ है। और याद रखिएगा, जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पर टेथिस नामक सागर हुआ करता था। वहां पर टेथिस नामक सागर था। जो इतना बड़ा हिमालय खड़ा दिखाई पड़ता है वह पहले जितना ऊंचा है वह गहरा था। और इन प्लेटों के टकराने से ही बीच में वलन पड़ गया और हिमालय एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय एक नवीन पर्वत है, अभी बहुत पुरानी नहीं है। जबकि आप देखेंगे भारत की सबसे पुरानी पर्वत चोटी का नाम अरावली पर्वत है। यह ऊपर से घिस चुकी है, बिल्कुल घिस चुकी है। और जो अरावली पर्वत है यह भी काफी लंबी है। गुजरात, राजस्थान और दिल्ली 3 राज्यों में अपना स्थान ग्रहण करती है। आइए, इतनी बात करने के बाद, भारत के इतिहास के बारे में जानने के बाद, भारत के निर्माण के बारे में जानने के बाद, आइए बात करते हैं भारत के बारे में। भारत को भौगोलिक आधार पर मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। भारत को भौगोलिक दृष्टि से मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला है, एक सेकंड, जिसमें आपका पहला है हिमालय, दूसरा है उत्तरी मैदान, थार यानी मरुस्थलीय क्षेत्र, पश्चिमी तट, पूर्वी तट और दक्कन का पठार। कितने भाग हैं? हिमालय है, उत्तरी मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्कन का पठार, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पश्चिमी तट 6 भागों में पूरे भारत को भौगोलिक आधार पर बांटा गया है। और आप लोग हिमालय जानते हैं, उत्तर में हिमालय है, उसके नीचे इसी हिमालय से जो नदियां निकली हैं उनके द्वारा अवसादों को जमा करने से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। इधर थार का मरुस्थल है, क्योंकि राजस्थान वाला क्षेत्र है और यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर मरुस्थल यानी बालू अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। इधर देखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों से लगे हुए क्षेत्र, एक को हम लोग जो पश्चिम की तरफ पड़ जाता है उसको पश्चिमी तट, और जो पूर्व की तरफ पड़ जाता है उसको पूर्वी तट, और ये जो पूरा भूभाग त्रिभुज वाला है इसको दक्कन के पठार या प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। और यहाँ अरावली पर्वत स्थित है। अरावली पर्वत की वजह से ही राजस्थान में कम बारिश होती है, क्योंकि अपने साथ यह हवा को मोड़ देती है, अब हवा इधर मुड़ जाती है, इधर वर्षा नहीं हो पाती है। यह मालवा का पठार है, यह पूरा क्षेत्र मालवा का पठार है। यह छोटा नागपुर है। यहाँ विंध्य पर्वत है और यहाँ सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, या महादेव की पहाड़ियां, यह भी पहाड़ी है, विंध्य पहाड़ी है। और यहाँ से नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। और सतपुड़ा और महादेव के बीच में कौन सी नदी? ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। और हिमालय के ऊपर ट्रांस हिमालय है, जिसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक का नाम है काराकोरम, दूसरे का नाम है लद्दाख और तीसरे का नाम है जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो मुख्य हिमालय है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ऊंचाई के आधार पर इनको बांटा गया है। जो शिवालिक हिमालय है यह सबसे नया हिमालय है, यह सबसे नवीन हिमालय है। और यह यहाँ पर आकर के पूर्व में आकर के दक्षिण दिशा में कायक मुड़ जाता है। और यहाँ पर गारो खासी जयंतियां हैं। यह हम लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो ले रहे हैं।
इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तब तक ये सामान्य परिचय भारत का उसको देखते रहिए, और कुछ ना समझ में आए, जहां भी समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।